वेल सो जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन जो आपको दिया हुआ है, उसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ बेटा कि क्लास में हम नो डाउट इनफ प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हमने लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए एक्सेट्रा। लेकिन जो भी मैंने बुक में क्वेश्चंस ली है वो जस्ट कि हमारी क्लास प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को समझने के हिसाब से। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल होता है कि सर यहाँ पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितना डिस्कशन हमारे क्लास में हुआ है और जो प्रैक्टिस हमने क्लास में की, उसके हिसाब से जब आप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखोगे तो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसा लगेगा कि इतने इजी, अरे यार इसको तो हम कैसे भी हैंडल कर लेंगे। तो चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट, यस और नो? तो पूरे डिस्कशन में आपको बस इतना समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस को रीड कैसे करना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये पूरे क्वेश्चन या डिस्कशन सीरीज में मैं आपको बस इतना स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर आप मोस्टली फोकस करो कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उस वही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि लिख के देखो, तो बहुत वो लिख कर देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस वही बूस्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। इसमें अगर आप क्वेश्चन का इंडेक्स देखोगे तो क्वेश्चन के इंडेक्स में बेटा यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट पे, यानी मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चंस के कवर किए हैं। कि कोई कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चंस है, कोई कॉन्सेप्ट पे 1 क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है। तो ऐसे केस में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा और मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने मेरा रेगुलर बुक क्लास के साथ एक बार भी पढ़ लिया तो उसके बाद में चार्ट्स जो आपने बनाए होंगे या मैंने दिए होंगे, वो चार्ट्स और ये क्वेश्चन पढ़ लो, मोर देन इनफ। क्योंकि आपका कुछ भी नहीं छूटता है। यानी अगर आप ये देखोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने एवरीथिंग इज कवर्ड और मैंने उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिया है। इस क्वेश्चनर में हम सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी एमसीक्यू का तो पीडीएफ मैंने आपको दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे इंडेक्स में अगर सेकंड आप यहाँ बात समझते हो तो मैंने हमारे मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और ये पूरा क्वेश्चनर हमारे ICAI के मटेरियल के बेस पर है। यस, जो स्टूडेंट CMA CS कर रहे हैं बेटा, लगभग ऐसा ही प्रेजेंटेशन है। आपका मटेरियल आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंटेशन है। इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट है, एक्ट में हम और क्या लिखेंगे, हम प्रोविजन से लिखेंगे, लीगल प्रोविजन से लिखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन है हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में है वो भी लिए है। हमारी रिवीजन टेस्ट पेपर यानी RTP जो हमारे इंस्टीट्यूट की इशू होती है, मॉक टेस्ट पेपर जो हमारे इंस्टीट्यूट के इशू होते हैं, उसके भी क्वेश्चंस ले लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी बनाए हैं। ऐसे चैप्टर नंबर 1 में 22 क्वेश्चंस मैंने कवर किए। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि क्लास के साथ रेगुलर बुक कर लो और ये क्वेश्चन यार मेरे साथ डिस्कस कर लो और क्लास के बाद सिर्फ चार्ट और क्वेश्चन भी आपने किए तो मोर देन इनफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे और मेरी क्वेश्चनर की डिजिटल बुक तो आपको मिल ही रही है। अब मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, वो तो आपको रीड करना पड़ेगा बाकी क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को या सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगा और ये प्रेजेंटेशन का तरीका आपको मेरे से सीखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑन क्वेश्चन है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया है और वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम में प्रेजेंटेशन का तरीका कि आप जो पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने वाले हो वो पॉइंट्स अलग से निकाल सकते हो, वो पॉइंट्स अलग से निकाल सकते हो। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे लेवी पे, आप डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद में इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे, ओके ये पॉइंट्स, उसके बाद में नेचर, व्हेन टू पेड, कलेक्शन और एग्जाम्पल, ये आपने पॉइंट्स कवर कर लिए। उसके बाद में लेवी ऐसा बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में। अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए तो मार्क्स मत छोड़ना। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम अर्न, तो ये गुड्स और सर्विस पे लगता है। ओके, पेड बाय डायरेक्टली पर्सन, तो ये ट्रांसफरेबल टैक्स और अल्टीमेट कंज्यूमर पे लगता है। ओके, नेचर ये प्रोग्रेसिव है तो ये रिग्रेसिव नेचर के है। इनकम टैक्स आपको पहले इनकम टैक्स बाद में पे करना पड़ता है तो ये पहले पे करना पड़ता है। ओके, कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स में समवॉट डिफिकल्ट है तो इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन ईजी है। ओके, तो ये डिफरेंसेस जो है यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन डिफिकल्ट है कि पहले पैसा
जेब में आता है, बाद में देना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो है ओके, वन पर्सन पेइंग द टैक्स एंड ट्रांसफरिंग टू अनदर, तो साइकोलॉजी ऑफ अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इतना नहीं है। और आखिरी में एग्जाम्पल, ऐसे पॉइंट्स आपको कलेक्ट करना है और ये लिखना है, बहुत सिंपल। अगर ये मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए तो छोड़ना मत, ठीक है दोस्तों। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में यहां पे ध्यान से देखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर है। पहले पॉइंट फिक्स करो, कंटेंट बाद में, पहले पॉइंट फिक्स करो। ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, पॉइंट फिक्स कर लिया। ओके, ये कमोडिटी और सर्विस पे लगता है, चलो ये भी फिक्स हो गया। पॉइंट पता है तो अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत आपने ओन लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा। बर्डन शिफ्ट होता है, ओके, डायरेक्ट पिंच नहीं होता है। इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन को, मतलब जो इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। वाइडर टैक्स बेस है। सोशल वेलफेयर को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो पब्लिक डोमिनेटेड गुड्स है, अल्कोहल है, टोबैको प्रोडक्ट्स पे, उस पर हेवी टैक्स लगा के, और रिग्रेसिव नेचर है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि हमें पहले पॉइंट फिक्स कर लो। मेजर टैक्स रेवेन्यू, कमोडिटी, ओके, इसका कोई मेमोरी टेक्निक बनता है तो मेमोरी टेक्निक बना लो। कमोडिटी पे लगता है, बर्डन शिफ्ट होता है। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिक फीचर मैंने आपको बताया। ओके, डायरेक्ट पिंच होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वाइडर टैक्स बेस है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है, और सोशल वेलफेयर और रिग्रेसिव नेचर को यहाँ पे, रिग्रेसिव नेचर है। तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, तो इसके बेस पर आप थोड़ा बहुत कंटेंट अपने हिसाब से भी लिखोगे, ये रीड करके जाओ, पर वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को समझ लो और मेन पॉइंट्स को समझ लो, दैट्स ऑल। आप अब देखो, जो भी एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, तो अगर आपने ऐसे जो है ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिखा हुआ है, तो वो आपके पॉइंट्स देख लेगा और मार्क्स दे देगा। अंदर का कंटेंट वो पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन अंदर का कंटेंट आपने रिलेवेंट लिखना, कुछ भी मत लिखना। तो ये पॉइंट्स आपने फिक्स करना है दिमाग में, दैट्स ऑल। ओके, आपको मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, ये हमने देखा यहां पे। नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये भी आपके मटेरियल में कवर्ड है। डिस्कस द डेफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच लेड टू नीड फॉर अशरिंग इनटू जीएसटी रिजिम। भाई, पुराने एक्साइज में, सर्विस टैक्स में क्या प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से जीएसटी की नीड हुई। तो अगेन ये क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन हमारा कैसा होगा, मैं मोस्टली प्रेजेंटेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही ये डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आपने चार्ट रिवीजन, आपने चार्ट्स बना लिए, चार्ट की रिवीजन आपकी हो गई होगी, लेकिन हमने मेन पॉइंट्स पे कैसे करना चाहिए। चलो, अभी क्यों हमें जरूरत पड़ी जीएसटी की, क्योंकि पहले डबल टैक्सेशन था, एक्साइज का सर्विस टैक्स में आईटीसी नहीं मिलता था, ओके, और गुड्स और सर्विसेज पे 2 बार टैक्स लगते थे। ओके, सेट ऑफ जो था, सेट ऑफ लेते वक्त सेनवैट मतलब एक्साइज का सेट ऑफ वैट में नहीं मिलता था, वैट का सेट ऑफ एक्साइज में नहीं मिलता था। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होते थे उसके वजह से। ओके, और सेवरल टैक्सेस नॉट सब्स्यूम इन वैट, मतलब क्या, वैट आ चुका था लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स हो, लग्जरी टैक्स हो, वैट आने के बाद भी लग रहा था, ऐसे मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे। ओके, वैट और सर्विस टैक्स सिस्टम कनेक्टेड नहीं था क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल के हाथ में था, वैट जो है स्टेट के हाथ में था, तो सर्विस टैक्स और वैट के क्रेडिट नहीं मिलते थे। सीएसटी के डबल टैक्सेशन लगते थे क्योंकि सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है उसका कलेक्शन, इवन दो सेंट्रल सेल्स टैक्स होगा पर उसका कलेक्शन सेलर स्टेट करता था, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन आता। और हाई कंप्लायंस कॉस्ट, क्योंकि डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट कंप्लायंसेस करना, ओके, यहाँ पे हाई कंप्लायंस कॉस्ट लगती थी। चलिए, तो सर हम इसको एग्जाम के हिसाब से कैसे पढ़े, पहले आप पॉइंट फिक्स करो, कि पहले डबल टैक्सेशन होता था, सेट ऑफ नहीं मिल रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, ओके, बहुत सारे टैक्सेस वैट आने के बाद भी लगते थे, वैट और सर्विस टैक्स के सेट ऑफ नहीं मिलते थे, सीएसटी का कैस्केडिंग इफेक्ट होता था और हाई कंप्लायंस कॉस्ट होती थी। फिर अंदर का कंटेंट पढ़ लो, ओके, उसके बेस पर अंदर का कंटेंट आपको लिखना है थोड़ा बहुत अपने ओन लैंग्वेज में, दैट्स ऑल। तो ये था रिगार्डिंग टू कि भाई एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या गड़बड़ थी और क्यों हमें जीएसटी लाना पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, अगर बेसिक पे क्वेश्चन आया तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लर्न कर लो और अंदर का कंटेंट थोड़ा अपने हिसाब से रिलेवेंट वे में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया था और हमारे स्टडी मटेरियल में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ओके 7 शेड्यूल में कितनी लिस्ट है, ये तो बच्चा भी लिख सकता है। आर्टिकल 246 और आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है जिसके पार्लियामेंट है वो पावर टू मेक द लॉ। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है और यहाँ पे किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर है वो पावर टू मेक द लॉ। एंड लिस्ट 3 यूनियन लिस्ट है जहां दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। उन्होंने 3 लिस्ट पूछा, हमने दे दिया। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मार्क्स मत छोड़ना, लिखना, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ले लेना पूरे बहुत अच्छे से। ओके तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 आर्टिकल 246 में दी गई है अंडर शेड्यूल 7। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था। बेटा ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। ओके जीएसटी के बेस प्रिंसिपल्स क्या है, किन 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 मूलभूत आधार पे जीएसटी बना हुआ है। ओके पहले पॉइंट ये वैल्यू एडेड टैक्स है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, पॉइंट फिक्स करो। ओके अंदर का लिखेंगे बाद में। ओके जिसको ये पॉइंट्स पता, बात जम गई। वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओके टैक्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी है, कम ऑन टैक्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी है। ओके उसके बाद वे कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट पूरे मिलते हैं। बर्डन बोन बाय फाइनल कंज्यूमर एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट। चलो आपने अगर ये पॉइंट फिक्स कर दिए ना बॉस, ओके मार्क्स आ गए। अब अंदर का कंटेंट खुद ट्राई करो। वैल्यू एडेड टैक्स तो क्या लिखोगे इसके अंदर, जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स। ओके मतलब ये ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स है ऑन गुड्स और सर्विसेज। ओके यहां आपने लिख लिया, बस थोड़ा कंटेंट लिख लिया अपने हिसाब से। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओके डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है मतलब ये वो स्टेट के जुडिक्शन में लगता है जो स्टेट का रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू वो स्टेट को मिलता है जहां एक्चुअली ओके गुड्स और सर्विस का लास्ट डेस्टिनेशन है, जहां सप्लाई होता है। ओके इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। ओके ये बिजनेस एक्टिविटी पे लगता है। ओके एंड नॉट ऑन पर्सनल और हॉबी एक्टिविटी, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। ओके उसके बाद में हर स्टेज पे क्रेडिट मिलते हैं। फाइनल कंज्यूमर पे बर्डन जाता है। इसका कंटेंट थोड़ा अपने हिसाब से ओन वर्ड में ट्राई करो और फिर देख लो। और नो कैस्केडिंग इफेक्ट, थ्योरी में आपका टाइम जाना ही नहीं चाहिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पॉइंट फिक्स किए, फिर अपने ओन वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत रीड कर लिया। ओके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कैप्चर कर ली, दैट्स ऑल। ओके और आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके तो इस तरह से ये आपने देखा कि कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी। डन, इजी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है जो आपके स्टडी मटेरियल में भी है और मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में नहीं आया पर मॉक टेस्ट पेपर में आया। जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भाई जीएसटी सिंप्लीफाइड क्यों है, क्योंकि जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेस, भाई बहुत सारे टैक्सेस है, ये मर्ज हो गया है और यूनिफॉर्मिटी लाई है। ओके सिंप्लीफिकेशन यूनिफॉर्मिटी, तो आपको कौन से वर्ड पे ध्यान रखना है कि भाई ये सिंप्लीफिकेशन लाया है और यूनिफॉर्मिटी लाई है बिकॉज ऑफ ऑल ओके मल्टीपल टैक्सेस सब्सिम हो गए हैं। ओके लॉ यूनिफॉर्म है, प्रोसीजर और टैक्स रेट अक्रॉस इंडिया एक जैसे है। कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, भाई ये एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पूरे इंडिया में एक ही प्रिंसिपल है और ये कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म करता है। वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। तो इसके वजह से हमें जीएसटी बहुत सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर लगता है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर रीड करते वक्त क्या होना चाहिए, मेन वर्ड्स को पकड़ो, फिर वो वर्ड्स से अपने ओन लैंग्वेज बनाओ, ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ओन लैंग्वेज में उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। ओके बस एग्जामिनर आपके वो मेन वर्ड्स देखता है, अगर वो उसको दिख गए, जैसे सिंप्लीफाइड और यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्मिटी इन लॉ प्रोसीजर और टैक्स रेट है, तीसरा क्लासिफिकेशन इजी हो गया है और कैस्केडिंग इफेक्ट, ये वर्ड्स देख लिए कि मार्क्स दे दिया आपको, समझ लो। चलिए ये हमने देखा यहाँ पे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11, जैसे मैंने कहा कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लिस्ट द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस दैट हैव बीन सबस्यूम्ड। ये मॉक टेस्ट पेपर में भी है, एग्जाम में भी पूछा है और आईसीएस स्टडी मटेरियल में भी है कि कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट के सबस्यूम हुए हैं। तो सेंट्रल के सेंट्रल एक्साइज, उसके बाद में सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मेडिसिनल थोड़ा याद करना पड़ेगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज से सीएसटी और सर चार्जेस एंड सेस, ये सेंट्रल के टैक्सेस सबस्यूम है। स्टेट के वैट और सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जरूर लिखना, एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडी। लोकल बॉडी वाला एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, स्टेट वाला एंटरटेनमेंट टैक्स सबस्यूम हो गया। लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग एक गुड्स माना जाता है और ये अभी जीएसटी में सबस्यूम हो गया। मतलब आज जीएसटी में लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे ओके जीएसटी लगेगा, पहले अलग टैक्सेस लगते थे, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और बाकी ऐसे सरचार्ज वगैरह, तो ये टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम किए गए हैं दोस्तों।
तो ये क्वेश्चन ओके शायद वापस पूछ सकते हैं। ओके अभी भी आपके स्टडी मटेरियल में दिया और एक बार इसको पूछा हुआ है, ठीक है। यहां पे चलिए अब ये क्वेश्चन है, विच आर द कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। मॉक टेस्ट पेपर में पूछा था कौन कौन सी कमोडिटी जीएसटी के स्कोप में नहीं है, बता दीजिए आप। आपको पता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सभी गुड्स और सर्विस पे जीएसटी के लिए भी आएगी, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं आएगी। और दूसरा यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ओके कुछ गुड्स पे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब जीएसटी के स्कोप में आएगा, तब तक नहीं आएगा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इजी क्वेश्चन था। चलिए बेटा, तो यहां पे अब हम बात करते हैं जहां तक है ये क्वेश्चन की, ये सिगरेट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आईटीसी लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट एंड सप्लाइज इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर जेड फॉर ₹2 lakhs ऑन विच इट चार्ज एक्साइज एज वेल एज जीएसटी। भाई सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो जो है एक्साइज एज वेल एज जीएसटी दोनों भी चार्ज कर रहा है सिगरेट पे। मिस्टर जेड फर्दर सप्लाइड टू रिटेलर Mr. R for 2,20,000 charging GST. Explain whether the treatment of taxes by ITC Limited and distributor Mr. Z is correct or not, or discuss the leviability of GST otherwise on tobacco. चलो मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया और यहाँ पे भी पढ़ाना चाहता हूँ। अगर हम प्रेजेंटेशन ICS मैंने नो डाउट आंसर ICAI स्टडी मटेरियल के बेस पर लिया है, लेकिन हमने लिखने का तरीका देखा है। लिखने का तरीका आपको याद होगा तो लीगल प्रोविजन क्या कहती है, और उसके बाद में लीगल प्रोविजन, यहाँ सेक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको ओके एक प्रॉपर ढंग से कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके तो इन यहाँ सेक्शन वगैरह नहीं भी आया तो लीगल प्रोविजन में कैसे लिखना, तो लीगल लॉ क्या कहता है और हमारी ओके डिस्कशन और कंक्लूजन क्या होगा। ओके तो लॉ ये कहता है टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी। देखो लिखने का तरीका कितना अच्छा है। अगर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है या एंट्री नंबर याद नहीं आ रही है, ओके उसके झंझट में पढ़ना भी मत। आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आपने ऐसा भी लिख लिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज। अगर आपको याद होगा सेंट्रल एक्साइज नहीं होगा तो पहला मॉड्यूल आप फिर से देखो। ओके मैंने आपको बहुत अच्छे से चार्ट बना के दिया हुआ है। और विद इन द purview of GST and GST is levied on supply and union government also retained the power to levy excise duty on tobacco product। मतलब GST उसके सप्लाई पे लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा, एक्साइज लगेगा। ओके इसलिए अब हमारा डिस्कशन और कंक्लूजन। सो देयरफॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी जो है, ओके आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, यहाँ पे तो ट्रीटमेंट जो है उन्होंने सही दिया है। ओके बिल्कुल करेक्ट है। ओके यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा और यहाँ पे एक्साइज भी लगेगा, लेकिन जब वो आगे बेच रहा है इन केस फर्दर सप्लाई बाय मिस्टर जेड टू रिटेलर मिस्टर आर सप्लाई वुड बी ओनली सब्जेक्ट टू जीएसटी, क्योंकि अब वो ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चर नहीं है। तो जब वो आगे बेचेगा तो ओनली जीएसटी लगेगा एंड नो एक्साइज, उसके ऊपर एक्साइज नहीं लगेगा। इजी लग रहा है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मार्क्स मत छोड़ना भाई। ओके इजी लग रहा है? देखो हमारी प्रैक्टिस क्लास में कौन से लेवल तक हुई है आपको नहीं पता। ओके हमने बहुत एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस की और इसके हिसाब से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको लल्लू लगेंगे, लल्लू। ठीक है चलो now next explain the concept of dual GST और dual GST model as introduced in India। ये सीए फाइनल में पूछा था और आपके स्टडी मटेरियल में और एग्जाम में आने की क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी क्या है? ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी मतलब यही है कि सेंटर और स्टेट मिलकर जीएसटी लगाएगा। तो इंडिया अडॉप्टेड ड्यूअल मॉडल ये लिख कर देख लेना, ये क्वेश्चन लिख कर देख लेना, एग्जाम में आ सकता है। ओके सो ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, वर्ड्स को कैच कर लो फिर अपने हिसाब से लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, जरूर नहीं कि वर्ड टू वर्ड ऐसा लिखना है। इन इंडिया देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी इज एडॉप्टेड। ओके या एक्सेप्टेड। देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया, और जिसको ऐसा सिंप्लीफाई करते आता है उसके लिए इंडिया का ये टफेस्ट एग्जाम बहुत इजी है, लेकिन जो स्टक हो जाता है कि नहीं वैसा का वैसा, उसके लिए बहुत हार्ड है ये एग्जाम। ओके तो ये सेंटर और स्टेट लगाएगा। आप तो ऐसा इतना सिंप्लीफाई करके लग सकते हो कि इन इंडिया देयर इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, देयरफॉर ओके जीएसटी इज एडॉप्टेड इन ड्यूअल मॉडल। इट इज यहाँ पे ऑपरेटेड बाय सेंटर एंड स्टेट।
ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंटर हैज अ पावर टू लेवी आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। सेंट्रल और स्टेट जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, और यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी लगाएगा। ओके, और ये जीएसटी पूरे इंडिया को लागू है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखो कितना सिंपल है यार, सिर्फ अपने आप को पढ़ो और अपने आप को चैलेंज दो कि ओ कितना सिंपल वे में लिखो, पॉइंट्स कवर होने चाहिए, सिंपल वे में लिखो। जितना मेमोरी को आप सिंप्लीफाइड वे में इनपुट डेटा दोगे उतना ही इफेक्टिव आपका आउटपुट डेटा आएगा। देन चलिए ये क्वेश्चन सीए फाइनल में आया था पर इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। लिखने का तरीका आपको टेबल में याद है। टेबल में अगर आपको याद होगा तो आईजीएसटी अगेंस्ट आईजीएसटी एंड देन रिमेनिंग अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। लेकिन इसको लिखना कैसे, इसलिए इसको लिख कर देखना। अगर सब्जेक्ट टू क्वेश्चन आया तो कैसे लिखोगे, क्योंकि टेबल तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, इसलिए इसको लिख कर देखना। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी सीजीएसटी और SGST UTGST is available throughout the supply chain. First use of IGST credit to pay IGST and remaining amount can be used to pay CGST or SGST in any order in any proportion. आप कोई भी proportion में use कर सकते हो। After enter utilization of IGST fully utilize होने के बाद, देखो लिखते वक्त आपके concept और clear हो गए। IGST पहले use करो और IGST fully utilize होने के बाद then use CGST and SGST. CGST shall be first utilized against CGST or remaining IGST. SGST shall first utilize against SGST और UTGST होगा तो UTGST remaining बाद में आप IGST में यूज कर सकते हो। लेकिन क्रॉस क्रेडिट नॉट अवेलेबल अगेंस्ट CGST। CGST credit shall not be utilized against CGST or SGST. Sorry, CGST cannot be utilized against SGST UTGST और SGST UTGST cannot utilize against CGST। बॉस ये सारे पॉइंट्स लिख के देखना, यानी डायग्राम तो दिमाग में है लेकिन कैसे लिखा जाता है ये आपके लिए होमवर्क है और डोंट इग्नोर इट, प्लीज डोंट इग्नोर इट। ओके, ये लिख कर देखो। तो जो क्वेश्चन मैं एल कर रहा हूं मतलब आपको लिख कर देखना है, ठीक है। डन। ठीक है, अब देखिए ये मिस्टर अजय, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 20XX। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लिख कर देखना है, लिख कर सॉल्व करके देखना है। हमने सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चन। उसका इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटरस्टेट मतलब आईजीएसटी वाला सप्लाई, आउटवर्ड 10 लाख है। इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई मतलब ये इंट्रास्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला सप्लाई, और इंट्रास्टेट परचेस है यानी ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। ही हैज अ फॉलोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द बिगिनिंग ऑफ द अगस्त, मतलब ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी दिए, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल, मतलब ये जो वैल्यू है उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। All the conditions for necessary for ITC are fulfilled. Compute the net GST payable by Ajay. अब net GST payable by Ajay, देखो वेट डायरेक्टली सॉल्व मत करना। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिए होते हैं, ओके, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिए होते हैं तो पहले टोटल क्रेडिट निकाल लो कितना है और फिर हमारा टेबल सॉल्व करना। अब देखो आंसर आप देखोगे तो पहले मैंने तो इसमें 2 टेबल लिए, पहले तो मेरे पास ITC कितना है वो मैं निकाल लूँ और फिर नेट जीएसटी पेबल का टेबल जो हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। ओके, ये इसलिए लिखकर देखना कि आपको प्रेजेंटेशन समझेगा और प्रेजेंटेशन पे आपका होल्ड भी आएगा। जब भी पहले टोटल आईटीसी मेरे पास कितना है ये निकालना है तो पहले टेबल निकालते वक्त पर्टिकुलर्स पहला आईजीएसटी लिखूंगा, फिर सीजीएसटी लिखूंगा और फिर एसजीएसटी लिखूंगा। इसका लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर क्रेडिट यूटिलाइजेशन हमें आसान हो गया। जिसमें पहले ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आईटीसी कितना है तो आईजीएसटी, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले आईजीएसटी लिखा और गलती से 20,000 उसके अंदर डाल देगा। नहीं, आईजीएसटी मतलब 25,000, फिर उसके बाद में सीजीएसटी 20,000 और एसजीएसटी 30,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है। प्लस मैंने इस मंथ में क्या परचेस किया है तो मैंने इस मंथ में 5 लाख का परचेस किया और वो इंट्रा स्टेट परचेस किया है। अगर 5 लाख का इंट्रा स्टेट परचेस किया है तो वो सिचुएशन में आईटीसी ऑन 5 लाख तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी ये मंथ का अब मेरे पास टोटल आईटीसी आ गया। अब मेरे पास टोटल आईटीसी आ गया। तो जब भी ओपनिंग बैलेंस हो ओके या आपकी 2-3 परचेस हो तो पहले आईटीसी का टेबल बना लो कि मेरे पास टोटल आईटीसी कितना है और टोटल आईटीसी जमा कर लो। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम नेट जीएसटी लायबिलिटी, हम क्या करते हैं नेट जीएसटी लायबिलिटी में, नेट जीएसटी लायबिलिटी में हम ओके यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई लेस आईटीसी करते हैं। अब देखो यहाँ 2 मेरे आउटवर्ड सप्लाई है,
एक इंटरस्टेट और एक इंट्रास्टेट, इसलिए मैंने टैक्सेबल वैल्यू एक कॉलम बढ़ाया क्योंकि वैल्यू के बेस पे जीएसटी निकलेगा। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है मेरी आउटवर्ड की, आईजीएसटी पहले लिखूंगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख के जरूर देखना बॉस, तो ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके, तो यहाँ पे मेरा इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ 2 लाख का और इंटरस्टेट सप्लाई हुआ 10 लाख का। ओके, तो मेरा इंट्रास्टेट सप्लाई है 2 लाख पहले ले लिया मैंने, या आप पहले 10 लाख भी ले सकते हो वाटर रीट में भी। ओके, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये मेरा टोटल जीएसटी पेबल यानी आउटवर्ड सप्लाई हो गया। ओके, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई इतना पेबल है। अब हम क्या करते थे, हम टैक्स लिखते थे। यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टेप बढ़ी, हम पहले क्या करते थे, हम अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो डायरेक्ट टैक्स लिखते थे, नहीं, यहाँ पहले मैंने टैक्सेस निकाले, वैल्यू पर मैंने टैक्सेस निकाले, उसकी टोटल की और इतना पेबल आया, लेस आईटीसी। आईटीसी में इनर कॉलम में मेरे पास क्रेडिट कितना है, तो मेरे पास क्रेडिट आईजीएसटी का टोटल 25,000 लिख लिया, सीजीएसटी का 65,000, एसजीएसटी का 75,000, ये जो ऊपर मेरे पास क्रेडिट जमा हुआ वो मैंने लिख लिया। वो लिखने के बाद अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन चालू करूंगा। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, ओके, आईजीएसटी में अगर मेरे पास बैलेंस होगा, सॉरी बेटा, आपके नोट्स में करेक्टेड आ जाएगा ये कितना बैलेंस है। हाँ, अब मेरे पास बैलेंस होगा तो मैं यूज करूंगा, पर आईजीएसटी का बैलेंस ही नहीं मेरे पास, करेक्टेड है, आईजीएसटी का बैलेंस ही नहीं, 25 खत्म हो गया आईजीएसटी में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में बैलेंस नहीं है। उसके बाद में फिर आईजीएसटी पूरा यूज होने के बाद फिर यूज करूंगा सीजीएसटी। सीजीएसटी मेरे पास 65,000 है, कम ऑन, सीजीएसटी मेरे पास 65,000 है, सीजीएसटी पहले मैं सीजीएसटी में यूज कर लूंगा और अगर बचता है तो आईजीएसटी में, अगर बचता है जो भी आईजीएसटी में, एसजीएसटी में पहले, ओके, एसजीएसटी में यूज कर लूंगा और बचता है तो आईजीएसटी में। ये देखो मैंने यूज कर लिया, तो मेरा अब सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल कुछ भी नहीं, और नेट आईजीएसटी पेबल 51,000, नेट आईजीएसटी, नेट जीएसटी पेबल जो आईजीएसटी 51,000। अब देखिए मेरे पास बैलेंस कोई कैरी फॉरवर्ड आएगा क्या, ओके, 65 पूरा यूज हो गया, ओके, 65 पूरा यूज हो गया, और नीचे 75 भी पूरा यूज हो गया, 75 माइनस 18,000, तो मैंने पूरा यूज कर लिया। मतलब मेरे पास किसी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। अगर कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है तो मैं नीचे लिखूंगा कि ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, पर पूरा यूटिलाइजेशन हो गया, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। ऐसा अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था और ये सीए इंटर एग्जाम में 18 में पूछा गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मार्क्स मत छोड़ना और एक बार फिर से लिख के देखो आज के आज, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चनर का प्रॉब्लम कंप्लीट किया। चलिए बेटा, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 के, जो मुझे लगता है आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे, वो मैंने किए। इजी लगे आपको? इजी लगे तो यस कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सर बहुत इजी लगे यानी कमेंट तो नहीं होगी, आप ऑनलाइन, ओके, कमेंट होगी तो ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो ठीक है, अदरवाइज आप लेक्चर के साथ देख रहे हो तो बस अपने दिल से कहिएगा कि बहुत इजी लगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।